Study for civil services. Today is 15th of June 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अपीयर हो रहे हैं तो आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पर कांटेक्ट करके आपको क्रैश कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए फिर अब लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को कवर करते हैं। आज हम लोग डायरेक्टली पेपर 2 पे जंप करेंगे क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है। फिर हम लोग पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। पेपर 2 की पहली न्यूज पे बात हो रही है इंडिया रैंकिंग 2020 के बारे में। ये गाइस, ये जो रैंकिंग अभी रिलीज हुई है, ये किसके लिए हम लोग को देखने को मिलती है? हमारी कंट्री के अंदर जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनको रैंक किया जाता है। इस रैंकिंग के थ्रू हम लोग को पता लगता है कि हमारी कंट्री के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से नंबर पर है। जैसे इंजीनियरिंग की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो इस रैंकिंग के थ्रू पता लगती है। लॉ के लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो इसके थ्रू पता लगती है। तो ये पूरी रैंकिंग इस प्रकार से रिलीज करती है। अब ये रिलीज किसके द्वारा की जाती है? तो अक्सर मिनिस्ट्री का नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। याद रखिएगा वाली चीज। अब देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसको अगर आप लोग को जांचना है कि यूनिवर्सिटी बेस्ट किस प्रकार से है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो जनरल चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं, जो कि इसके 5 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ पैरामीटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसके तहत ये रैंकिंग बनाई जाती है। सिंपल सी बात है, कोई भी यूनिवर्सिटी को बेस्ट होने के लिए उसमें क्या आवश्यकता होनी चाहिए? वहां पर पढ़ाई कैसे करवाई जाती है, वहां पर टीचिंग कैसे करवाई जाती है, वहां पर लर्निंग कैसे होती है, वहां पर रिसोर्स यानी कि कंटेंट कैसा है। तो टीएलआर हम लोग को सबसे पहले देखना रहता है। इसके अलावा वहां पर रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस किस प्रकार की होती हैं। इसके अलावा वहां पर ग्रेजुएशन आउटकम कैसा है, राइट। इसके अलावा आउटरीच और इंक्लूसिविटी वहां पर कैसी हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा परसेप्शन वहां का कैसा है। तो ये बस इतना आपको डिटेल में नहीं आना इसके बारे में, बस बेसिक नॉलेज आपको इसकी होनी चाहिए, राइट। ये इसके कुछ 5 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, जिसके तहत जो है वो ये इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है, रैंकिंग जो है वो रिलीज की जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये रैंकिंग जो है गाइस, ये हम लोग को देखने को मिलता है कि बनाती है एनआईआरएफ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये बनाया जाता है। ये एनआईआरएफ जो है ना, ये 2015 में लॉन्च की गई थी। इसकी जो मेथोडोलॉजी या जो आप देख रहे हो ना पैरामीटर्स मेथोडोलॉजी, वो ये डिसाइड करती है। एनआईआरएफ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, 2015 में लॉन्च किया गया था। ये इसकी मेथोडोलॉजी जो है वो डिसाइड करती है कि कैसी रैंकिंग जो है वो होनी चाहिए, यानी कि इंस्टीट्यूशन को किस बेसिस के ऊपर रैंक करना चाहिए, उसकी क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए रैंक करने के लिए। क्लियर है यहां तक बातें? अब आगे की बात करें। इस बार देखो खासियत क्या हुई है, आपसे ये वाली चीज स्पेशली पूछी जा सकती है कि इस वाली जो इंडिया रैंकिंग 2020 है उसमें क्या खास बात है। तो खास बात यह है कि इस बार पहली बार फर्स्ट टाइम डेंटल इंस्टीट्यूट्स को भी कवर किया है, इंक्लूड किया गया है डेंटल इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है। तो ये चीज क्लियरिटी रखो इसके बारे में। अब इसमें हम लोग जान लेते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है। तो ओवरऑल सबसे टॉप नंबर पर हम लोग को आईआईटी मद्रास देखने को मिल रही है। याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास। यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप लेवल पर हम लोग को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु देखने को मिल रही है। इंजीनियरिंग के मामले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, यानी कि ओवरऑल वाली जो है, तो वो हम लोग को देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट के मामले में आईआईएम अहमदाबाद बताया जा रहा है। फार्मेसी के मामले में जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। मेडिकल के मामले में एम्स न्यू दिल्ली है। लॉ के मामले में एनएलआईयू बेंगलुरु, और डेंटल के मामले में ये हम लोग को मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली देखने को मिलता है। तो देखो, पहली बार डेंटल को इंक्लूड किया गया, तो ये डेंटल को तो अच्छे से याद रखना ही रखना है आप लोगों को। क्लियर है यहां तक पूरी बात है? तो ये हो गया टॉपिक इसका इंडिया रैंकिंग 2020 का। अब आपके सामने बात हो रही है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के बारे में। तो देखो, ये वाला जो टॉपिक है मैं कई बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस कोड के बारे में हमने कई बार बात करी है। याद आ रहा है आप लोग को? हम लोगों ने नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन के बारे में डिस्कस किया था, तो उस समय फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को भी हम लोग ने डिस्कस किया था। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। वीडियो को पॉज करो, इसको पढ़ो, और मेरे एक्सप्लेन करने से पहले नीचे करेक्ट आंसर लिखकर बताओ कि इन दोनों का क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखो गाइस, ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्या होता है? कोर्ट हम लोग को देखने को मिलती है। फॉरेनर्स कोर्ट जो है ये किसके द्वारा सेटअप की जा सकती है? तो सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, वो उनके पास पावर है इस ट्राइब्यूनल को सेटअप करने की। इसके अलावा ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे की बात करें, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 2019, इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल्स जो है उनको पावर दी गई है कि वो भी अप्रोच कर सकते हैं ट्राइब्यूनल्स में
पहले के समय पे सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ही अप्रोच कर सकते थे, बट अब इंडिविजुअल्स को भी यहां पर पावर दी गई कि ये भी जा सकते हैं ट्राइब्यूनल के अंदर, अप्रोच कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल इसके करेक्ट हैं। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में होता क्या है, नाम से हम लोग को समझ आ रहा है, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल एक ऐसी कोर्ट जो कि फॉरेनर्स के लिए है। फॉरेनर्स के लिए मतलब इन द सेंस कि जो भी व्यक्ति हमारी कंट्री में पकड़ाया जाता है बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के, ऐसे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो रेफ्यूजीज टाइप के लोग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते, जो इंडियन सिटीजनशिप जिनके पास नहीं होती, तो उनको जब अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद उनकी कार्रवाई यहां पर चलती है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में। ये जो कोर्ट है ये साबित करती है फिर एंड में कि कौन व्यक्ति जो है वो फॉरेनर है, कौन नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे व्यक्ति जो होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो काफी सारे लोग जो थे गाइस, जो कि असम के अंदर मिले थे, हम लोग को देखने को मिला था वहां पर एनआरसी की प्रोसेस चली थी, तो उन लोग में से काफी सारे लोग थे जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे, बट वो इंडियन सिटीजन थे। तो अब वो बोल रहे हैं खुद से कि यार हम इंडियन सिटीजन है, बट उनके पास कोई ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, पर्चे वगैरह नहीं है दिखाने के लिए सिटीजनशिप के कि हाँ यार हम इंडियन सिटीजन है, तो उनकी कार्रवाई यहां पर चल रही होती। तो ये चीज बस आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट आंसर था वो 1 और 2 दोनों ही इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर थे। और ये टॉपिक जो है वो अभी न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि आप लोग को पता होगा कोरोना वायरस के चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी कंट्री के जो जेल्स हैं वहां पर जो ओवर क्राउडेड जेल्स वगैरह है, तो वहां से कैदियों को थोड़ा बाहर निकाला जाए पैरोल वगैरह में और वेरियस चीजों के चलते। तो उसमें इसका भी जिक्र हुआ था कि जितने भी डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स हैं, यानी कि वो लोग जो कि डिक्लेयर्ड हो गए कि हाँ भाई वो फॉरेनर है, साबित कर दिए गए हैं फॉरेनर, तो उनको जो सजा दी गई है, जैसे कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा, जो उनको जो असम के सेंटर्स के अंदर जो बंद किया हुआ है, तो ये जो कैदी हैं उनको भी रिलीज करने के डायरेक्शंस ऑर्डर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गए हुए थे, राइट। और कोर्ट ने ये भी इवन कहा था कि उनके जो पर्सनल बॉन्ड अमाउंट है उसको भी 1 लाख से घटाकर 5,000 कर दिया जाए। और 339 जितने भी ये डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स थे उनको अभी तक जो है वो 13 अप्रैल से रिलीज करा जा चुका है। और अभी रिसेंटली आखिरी व्यक्ति जो था ये डिक्लेयर्ड फॉरेनर, उसको रिलीज कर दिया गया है आसाम के बारक वैली से, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए इन जनरल, बाकी इतना डिटेल में ये नहीं आना है आप लोग को, इसके बारे में पता नहीं करना है। मेनली जो काम की चीज थी वो है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे आपसे एग्जामिनेशन के अंदर। जिन बच्चों ने इसको पूरा नहीं पढ़ा है एक बार जरूर जाके पढ़ लेना और ये वाला ऑर्डर भी एक बार जाकर देख लेना। आप चाहो तो मेरी प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को फॉलो अप कर सकते हो, तो उसमें आपको ये पूरी चीज मिल जाएगी, और फिर या फिर आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो, बट ये पढ़ जरूर लेना, ठीक है। अब देखिए गाइस, ये पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। पेपर 3 की पहली न्यूज में डीएसआरवी हम लोग को देखने को मिली। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज डीएसआरवी, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, राइट। तो ये हम लोग को डीएसआरवी देखने को मिलती है और इसका भी उद्घाटन हुआ है, इसका भी रिसेंटली विशाखापट्टनम के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब डीएसआरवी का काम क्या होता है, तो देखो जैसे कि जो नीचे सबमरीन जो चल रही होती है पानी के नीचे, सबमरीन पानी के नीचे चलती है, आपको पता है। अब कभी किसी वजह से सबमरीन फेल हो जाए, मान के चलो सबमरीन नीचे है, पानी के नीचे, और सबमरीन के अंदर क्रूज है, हमारे इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स हैं, राइट, क्रूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो वो अंदर गए और सबमरीन फेल हो गई, कुछ गड़बड़ी आ गई सबमरीन के अंदर, खराब हो गई सबमरीन। अब वो ऊपर कैसे आएंगे इतनी नीचे से, तो ये लेके आती है, ये रेस्क्यू करती है। सबमरीन रेस्क्यू के लिए ये व्हीकल हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि सबमरीन के अंदर से क्रू को निकाल के लेकर आती है और सबमरीन को ऊपर लेकर आती है, जो भी गड़बड़ी होती है सबमरीन के अंदर, राइट। तो ये विशाखापट्टनम में अभी रिसेंटली उसका उद्घाटन हुआ है। क्लियर आपको यहां तक बात है। अब देखो एट प्रेजेंट टोटल 40 कंट्रीज हैं जहां पर हम लोग को सबमरीन्स देखने को मिलती हैं, बट कुछ मात्र चंद कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास सबमरीन रेस्क्यू कैपेबिलिटी है, जैसे कि डीएसआरवी जो इंडिया के पास है। और इंडिया के पास, इंडियन नेवी के पास अभी तक 2 ऐसे सिस्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि सबमरीन को रेस्क्यू करने के काम में लाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोग को क्लियर रखनी है इसके बारे में इन जनरल। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो हमारी कंट्री के अंदर कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए हॉस्पिटल्स में कौन सी थेरेपियों का उपयोग किया जा रहा है, कौन सी थेरेपीज दी जा रही हैं। हालांकि हम लोगों ने अभी जो मैं आप लोग को बताऊंगा ये ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में कवर करा चुका है, बट एक साथ एक जगह पर न्यूज में आया है, तो इसको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे कि आप लोग को रिविजन भी हो जाएगा और क्लैरिटी भी हो जाएगी। तो रेमडेसिविर एक दवाई होती है, एक एंटीवायरल ड्रग हम लोग को देखने को मिलता है। इसका उपयोग इबोला को ट्रीट करने के लिए 2014 में किया गया था। इसके अलावा फेविपिराविर की बात करें तो ये भी एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग दवाई हम लोग को देखने को मिलती है, एंटीवायरल ड्रग है ये। इसके अलावा टॉसिलजुमैब की अगर हम लोग बात करें तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के उपयोग में ली जाती है, राइट, जैसे कि मैं भी एक हूं। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो भी मुझ में है, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से लिंक्ड होता है, तो उसके लिए भी एक दवाई है
इटोलीजुमैब, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो होता है वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है एकदम से पेशेंट के। तो ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये बेसिकली ये जो दवाइयां जो दी जा रही है ना, ये कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए एग्जैक्टली नहीं की जा रही। जो कोरोना वायरस जिन जिन चीजों को अटैक करता है उसको ट्रीट करने के लिए की जा रही है, जैसे कि इम्यून सिस्टम को अटैक करता है कोरोना वायरस, तो यहां पर पेशेंट्स को दिया जाता है ये दवाई जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बरकरार रहे, ठीक रहे, राइट। जैसे कि पेशेंट्स को बुखार आ जाता है तो उनको बुखार वगैरह की गोली दी जाती है जिससे कि उनका बुखार थोड़ा कम हो जाए, राइट। तो ये बेसिकली जितने भी सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए सब दवाइयां हैं एग्जैक्टली, क्योंकि आप जानते हो कोरोना वायरस की कोई दवाई तो है नहीं, राइट। उसके अलावा ये वाली बात करें इस दवाई की, आखिरी वाली की, तो ये जो है वो और भी काफी सारे जो डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं स्किन वगैरह के, राइट, सोरियासिस जो होती है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो दवाइयां वगैरह हम लोग को वो जो प्रॉब्लम्स डिजीज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके उपचार के लिए उसको ठीक करने के लिए दवाई का उपयोग किया जाता है, जो कि इंडिया में कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए दी जा रही है। इसके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, तो ये तो काफी न्यूज में चली है, तो इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस दवाई का, राइट। हम लोगों ने अलग अलग कंट्री को ये दवाई जो है वो भेजी है, राइट। इसके अलावा दो दवाइयां और है जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, एक साथ दी जाती हैं, जो डॉक्सी साइक्लाइन और इसके अलावा आइवर मेटासिन, तो ये भी एंटीबायोटिक की दवाई है जो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए उपयोग में ली जाती है। आंखों की जो परेशानियां वगैरह होती है उसके लिए भी दी जाती है। आइवरमेक्टिन जो होती है वो जैसे कि जिन लोग के सर में जो जुए वगैरह हो जाते हैं तो उनको दी जाती है, और भी फिलारिसिस नाम की जो बीमारी होती है उसके लिए भी, उसको भी ट्रीट करने के लिए दी जाती है, एंटी पैरासाइट की दवाई है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें, यानी कि ये वाली स्पेशली दवाई जो है जिसमें एक्यूट सिम्टम्स दिखाई देते हैं कोरोना वायरस के, बहुत ही गंभीर सिम्टम्स जिसमें दिखाई देते हैं कोरोना वायरस के, तो उनके इलाज के लिए ये दवाई जो है वो दी जाती है। इसके अलावा रिटोनाविर और लोपिनाविर, तो इसके बारे में भी हमने बात करी थी, HIV पेशेंट्स की दवाई। अब देखो आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसे ही बनेगा कि ये फलाना दवाई जो है वो किससे रिलेटेड है, जैसे कि ये रिटोनाविर या लोपिनाविर की अगर बात होती है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये HIV पेशेंट जो है उनको ट्रीट करने के लिए उपयोग में ली जाती है। जैसे कि हमने एबोला के बारे में बात करी थी अभी प्रीवियस स्लाइड में, याद आ रहा है, तो वो आपको दवाई का नाम याद रखना है, रेमडेसिविर, ठीक है। तो ये एबोला के लिए, तो ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाएंगे आपसे, राइट। तो वो भी, उसकी भी क्लैरिटी रखो। इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी, ये क्या होती है इसको समझने के लिए, और साइटोकाइन स्ट्रॉम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज मैं आप लोग को ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, साइटोकाइन स्ट्रॉम और कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है जरूर जाके पढ़ो, हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं। 1 अप्रैल 2020 को मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था, 18 मिनट 3 सेकंड पे आपको टॉपिक मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो में जाएंगे। ये वीडियो कहां पर मिलेगा, जो यूट्यूब का जो है ना उसके सर्च कॉलम जो है यूट्यूब का, वहां पर सर्च कीजिएगा 1 अप्रैल 2020, उसके आगे लिख दीजिएगा ओनली करंट अफेयर। सबसे पहला जो वीडियो आएगा वो यही वाला वीडियो आएगा, इस पर आप 18 मिनट 3 सेकंड पे जाओगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज, इस वीडियो में अगर मैंने साइटोकाइन स्ट्रॉम नहीं पढ़ाया है तो वो शायद मैंने अलग से कहीं भी पढ़ाया, वो भी मुझे अगर इस वीडियो में ना मिले आपको तो मुझे बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, या फिर जिन बच्चे ऑलरेडी, जिन लोगों ने मेरे से साइटोकाइन स्ट्रॉम पढ़ लिया है तो वो वाले लिंक भी जो है वो प्रोवाइड करा देना प्लीज, क्योंकि जिससे कि दूसरे बच्चों को भी मिल जाए, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में उनके आने की काफी चांसेस है। इवन आप मेंस में भी इसका उपयोग कर सकते हैं अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो। हालांकि काफी इजी चीज है, एक बार जाके देख लो आप, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला टॉपिक हो गया, इससे रिलेटेड ये थेरेपीज थी जो हम लोगों ने देखी कि जो इंडिया में यूज की जा रही है हॉस्पिटल्स वगैरह में कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए। ना हम लोग बैट के बारे में बात करेंगे। बैट बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स को कहा जाता है, बैट बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। ये एक प्रकार की ड्यूटी, यानी कि मान के चलो एक प्रकार का टैक्स हम लोग को देखने को मिलता है जो कि इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर इंपोज किया जाता है। जो भी गुड्स आते हैं बाहर से हमारी कंट्री के अंदर, इंपोर्टेड गुड, फॉरेन गुड्स जो आते हैं, तो उनमें ये लगाया जाता है। अब ये जो है वो कस्टम ड्यूटी से अलग है, यानी कि जो कस्टम ड्यूटी जो होती है उससे एडिशनल, उससे अलग ये एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि पोर्ट में चार्ज किया जाता है गुड्स की एंट्री के समय। गुड्स जब एंटर होता है हमारी कंट्री में उस समय ये चार्ज किया जाता है कस्टम ड्यूटीज के एडिशन में, यानी कि एड ऑन किया जाता है। क्लियर है यहां तक बातें? तो ये क्लियरिटी अच्छे से रखो। इसमें मेनली टारगेट किस पे ऊपर किया जाता है, हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक कंपनीज वगैरह जो है उनको बचाने के लिए। क्योंकि देखो क्या होता है, आपको पता होगा कि बाहर की कंट्री क्या करती हैं, मतलब हमारी कंट्री के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो
भेजती हैं। क्यों भेजती हैं? क्योंकि हमारी कंट्री की डोमेस्टिक कंपनीज या फिर हमारी कंट्री का डोमेस्टिक मार्केट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे कि चाइना ये स्ट्रेटेजी करता है, इसको डंपिंग बोलते हैं। डंपिंग क्या बोलते हैं? डंपिंग। तो ये क्या करते हैं? गुड्स डंप कर देते हैं हमारी कंट्री में लाकर, हम इतने सस्ते गुड्स डंप कर देते हैं जिससे कि हमारी कंट्री के लोग सस्ते गुड्स परचेज करें उनके, और हमारी कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स के या हमारी कंट्री में बने जो वस्तु है, प्रोडक्ट्स है, उनको कोई ना परचेज करे। ऐसे केसेस आपने देखे होंगे, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर आप लोग, या फिर आप दूसरी चीज ये बोलोगे कि यार हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट जो है वो सस्ते बनाने चाहिए हमारे मैन्युफैक्चरर्स को, राइट। बट क्या होता है गाइस कि ये चीज जो है वो, अब देखो जो रॉ मटेरियल जितना होगा, अगर वो रॉ मटेरियल ही कॉस्टली होगा तो प्रोडक्ट जो फिनिश्ड गुड है, फाइनल गुड है, वो भी तो कॉस्टली होगा ना। तो इसलिए रॉ मटेरियल्स, और फिर हमारे यहाँ काफी सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती जिस पर हम आज की डेट में काम कर ही रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के चलते, राइट। तो अगर हमारी कंट्री में जो रॉ मटेरियल्स या इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक फाइनल गुड को बनाने के उपयोग में लिए जाते हैं, तो उसकी अगर हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दें इंडिया के अंदर, तब क्या फायदा हुआ? हमारी कंट्री के अंदर भी सस्ते दाम में प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बट कई बार क्या किया जाता है, जैसे कि चाइना के द्वारा प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा होती है, बट वो सस्ता करके कंट्री के अंदर डाल देता है, जिससे कि कंट्री की मार्केट, डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो डैमेज हो जाए, राइट। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है दूसरी कंट्री की, स्पेशली चाइना ये वाली स्ट्रैटेजी कई बार खेलता है दूसरी कंट्री के जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं उनको फेल करने के लिए। तो ये उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो उसकी स्ट्रैटेजी को फेल करने के लिए इस प्रकार के जो मतलब कस्टम्स वगैरह में एडिशनल चार्जेस जो है वो लगा दिए जाते हैं, या फिर कस्टम ड्यूटीज को भी हाई कर दिया जाता है कई केसेस में। बट इसको हाई करने पर हम लोग को काफी सारे चार्जेस जो है वो, जो सैंक्शंस वगैरह जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर। जैसे कि आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सैंक्शंस को पढ़ोगे तो उसमें ये भी है कि आप कोई भी कंट्री इस प्रकार का पक्षपात नहीं कर सकती। बट हाँ, उसमें ये भी लिखा है कि डोमेस्टिक अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ समय पे ये किया जा सकता है, अलाउड है। बट अभी देखो एकदम से हम लोग ज्यादा समय के लिए करेंगे तो ये डिस्टर्बेंस हो जाएगा एक तरह से, और फिर हम लोग को वेरियस आंसर्स वगैरह देने पड़ेंगे, तो उसके लिए ये बॉर्डर एडजस्टमेंट ट्रैक्स भी होता है। अब देखो इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है तो देखो इंडिया के अंदर उस प्रोडक्ट के बनने में, मैन्युफैक्चरिंग में काफी सारे टैक्स ऑलरेडी उससे इंपोज कर दिए जाते हैं उसके ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसलिए अल्टीमेट टैक्सेस भी एक वजह होती है जिसके कारण प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो हाई चली जाती है। काफी सारे टैक्सेस इंडिया के अंदर ही होते हैं अलग अलग टाइप के, राइट, एक गुड्स के अंदर। बट जो फॉरेन जो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर एंटर होता है, ठीक है, अब देखो फॉरेन प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ कस्टम ड्यूटीज लग रही है, बाकी जो रिमेनिंग जो ड्यूटी है जो नॉर्मली एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग पे लगाई जाती है, जो काफी सारे चार्जेस वगैरह होते हैं जो सरकार लेती है, तो वो इस प्रोडक्ट पे नहीं लगती। तो इसीलिए भी ये एक और वजह है कि फॉरेन प्रोडक्ट जो होता है वो सस्ता होता है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा थोड़ा सा महंगा हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्सेस काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर होते हैं, अलग अलग प्रकार के टैक्स, अलग अलग प्रकार के सेस, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये भी एक वजह आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स में आपकी काफी हेल्प करेगी, ठीक है। और अभी ये टॉपिक बैट का न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि नीति आयोग के मेंबर जो है गाइस, उन्होंने सजेस्ट किया है कि हम लोग बैट का उपयोग करें, राइट, जिससे कि अभी जो चल रहा है एट प्रेजेंट जो वॉर हम लोग को यूएसए चाइना के बीच में जो ट्रेड इश्यूज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते भी हम लोग ने टारगेट किया कि हमारी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा के रखना है। हम किसी भी प्रकार की डंपिंग अभी एट प्रेजेंट तो फेस कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात देखो, ये एक और ये तो वजह जो बताई जा रही है कि यूएसए चाइना ट्रेड का जो टेंशन जो बताया जा रहा है, बट आप अल्टीमेटली जानते हो कि चाइना और इंडिया के बीच में भी इशू चल रहा है, कभी भी चाइना जो है वो डंप कर सकता है हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स। और वैसे भी हम लोग टारगेट किसके ऊपर कर रहे हैं कि हमारी कंट्री को हम लोग को आत्मनिर्भर बनाना है, राइट, तो उसके ऊपर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये भी एक वजह है, आप मेंशन कर सकते हैं, बट इन जनरल आप लोग को ये चीज पता होनी चाहिए कि ये कुछ हुई है। बाकी मेन जो काम की चीज है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, वो ये आप लोग को समझना था, ठीक है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होने थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, ये जो है गाइस, ये देख सकते हो आप, ये जो आप लोगों को भैंस टाइप की दिखाई दे रही है, इंडियन गौर इसको बोलते हैं, राइट। और ये देख सकते हो आप कितनी बड़ी है, एक इंसान जो है उसके सामने उससे कंपेयर करो आप कितनी बड़ी है ये। तो ये भारतीय गौर है, ये इंडियन गौर है। इसका पहला पॉपुलेशन एस्टीमेट एक्सरसाइज हम लोग को अभी नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में देखने को मिल रही है। नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन कहां पर है? ये देखो, ये वाली जगह, ये नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन है। और आप देखो ये जो है आप लोग को ये स्लेटी टाइप के कलर का, ग्रे टाइप के कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये वेस्टर्न घाट्स आपको दिखाई दे रहे हैं पूरे। तो नीलगिरी किसका हिस्सा है? वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। आप लोग जानते हो कई बार एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो यहां पर बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा लगभग जो है वो यहां पर हम लोग को गौर देखने को मिल रही है। एस्टिमेटेड जो एस्टीमेट लगाया गया था 2000 इंडियन गौर का, तो उससे थोड़ी ज्यादा हम लोग को इंडियन गौर देखने को मिल रही है 300 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज पे, राइट। इनका हैबिटेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। इसके बारे में थोड़ी और हम लोग बात करेंगे, जैसे कि इसको गौर या फिर बॉस
गौरुस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, इंडियन बाइसन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, राइट। ये बोवीन स्पीसीज की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है। बोवीन यानी कि जो गाय वगैरह, भैंस वगैरह, बफेलो वगैरह, ये जो स्पीसीज होती है दैट इज कॉल्ड बोवीन स्पीसीज। तो उनमें से सबसे बड़ी स्पीसीज जो है वो ये है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसको देखो आप कितनी बड़ी है दिखाई दे रही है, जिससे कि आपके इस पिक्चर को देखकर आपके माइंड में रहे कि हाँ यार ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बोवीन स्पीसीज है, ठीक है। और साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की ये नेटिव है, यानी कि वहां पर ये ज्यादातर इसी रीजन पे पाई जाती है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, राइट। और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में 1986 से ये वल्नरेबल की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिल रही है। और एक टाइम था इंडिया के अंदर मिड 1990s के समय पे जब इनकी पॉपुलेशन 12,000 से 22,000 के आसपास थी, बट आज 2,000 से कुछ चंद जो है वो अमाउंट फिगर्स जो है वो ज्यादा हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन। तो ये क्लियरिटी आप लोग को इससे रिलेटेड बस थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि इनका ये पहली पॉपुलेशन, इसकी एक्सरसाइज, एस्टिमेशन एक्सरसाइज अभी हुई है, तो इसलिए भी आप लोग के लिए ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आप लोग को इसमें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब देखो बात हो रही है यहां पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया एक टॉपिक। अभी देखो गाइस, एक ऐसा कपड़ा बन गया है जिसमें कोरोना वायरस लगकर मर जाएगा। देखो आप ये कपड़े को देखो, ये आप कपड़े देख रहे हो, सूट को, और ये कोरोना वायरस है, ये कपड़े में लगा और देखो अब ये मर गया। तो ये पहला ऐसा इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लाई गई है, ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स वगैरह में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एंटी वायरल वायरो ब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है ये। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये उसकी टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी का नाम है हीक वायरो ब्लॉक NPJ03। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज रट लो, ठीक है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है। इसको लॉन्च किया है टेक्सटाइल मेजर अरविंद लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और वायरस और बैक्टीरिया जो है गाइस, ये बताया जाता है कि इस टेक्सटाइल पर रह नहीं सकते, क्योंकि देखो जनरली आप जानते हो कि कपड़ों के ऊपर वायरस और बैक्टीरिया जो है वो कहा जा रहा है कि 2 दिन तक जो है वो रहते हैं कपड़ों के ऊपर। बट जैसे ही वायरस या बैक्टीरिया इस कपड़े पर आएगा, जैसे ही इस कपड़े के कांटेक्ट में टच करेगा यानी कि उसको, तो वैसे ही वो बैक्टीरिया वायरस मर जाएगा। तो ये दावा किया जा रहा है अरविंद के द्वारा, ठीक है, यानी कि अरविंद यानी कि कंपनी के द्वारा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो हीक वायरो ब्लॉक NPJ03 हम लोग को टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। तो इससे फायदा क्या होगा, तो इस प्रकार के ट्रांसमिशन जो होते हैं वायरसेस वगैरह के, पैथोजेंस वगैरह के, तो वो क्लॉथ वगैरह के थ्रू नहीं होंगे, बच जाएंगे उनका ट्रांसमिशन, क्योंकि कपड़े से कपड़े वाली चीजें भी फैलती हैं, कई बार हम लोग देखते हैं, राइट। तो ये कहा जा रहा है कि ये कपड़े अगर लोग बाग पहनेंगे इस प्रकार के, तो उनसे वायरस जो है वो फैलने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि वायरस यहां पर मर जाएगा। तो ये वाली टेक्नोलॉजी इन्होंने बताई है इस प्रकार की। और ये स्विस टेक्नोलॉजी बताई जा रही है, स्विस टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, यानी कि स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी है। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि जैसे ही कपड़ा पूरा बन के तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद ये वाली लेयर उस पर चढ़ाई जाती है, राइट, इस वायरो ब्लॉक की। और ये कहा जा रहा है कि एडवांस सिल्वर और वेसिकल टेक्नोलॉजी ये कही जा रही है। तो ये बस बेसिक चीज आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बट काफी शानदार टेक्नोलॉजी लगी मुझे। आप लोगों को कैसी लगी आप भी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। अब देखिए बताया जा रहा है कि नई गाइडलाइंस आई है इंपोर्ट ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज की। यूनियन गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार ने इसको रिलीज किया है। अब ये एक्सोटिक लाइव स्पीसीज कौन सी होती हैं गाइस, तो देखो ये इस प्रकार के जो जानवर होते हैं, जो जानवर किसी एक एरिया पर रह रहे हैं, किसी एक एरिया के मूल निवासी हैं, ठीक है, अगर आप उसको उठाकर उस जानवर को किसी दूसरी जगह ले जाओगे, राइट, तो दैट इज कॉल्ड एक्सोटिक लाइव स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जिसके नेटिव प्लेस से उसको उठाकर कहीं और दूसरी जगह ले जाया जाता है, ठीक है, और ये जिंदा स्पीसीज होती हैं। और ये हमारी कंट्री के अंदर ऐसी एक्सोटिक लाइव स्पीसीज जो इंपोर्ट कराई जाती हैं, उनमें से जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हम लोग को बॉल पाइथन दिखाई देता है, ये बॉल पाइथन है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्कारलेट मकाओ, इसकी तो काफी डिमांड होती है मार्केट में, हर लोग जो है वो इसको खरीदने की कोशिश में रहते हैं, राइट, क्योंकि काफी सुंदर ये तोता लगता है। इसके अलावा सी टर्टल, समुद्री टर्टल्स भी हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा शुगर ग्लाइडर, आप देखो ये वाला जो कीड़ा है, सॉरी वो ये प्राणी है, स्पीसीज है, ये शुगर ग्लाइडर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मार्मोसेट की अगर हम लोग बात करें तो देखो मार्मोसेट जो है, मैं आपको दिखाता हूं कहा गया मार्मोसेट, ये मार्मोसेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा ये अफ्रीकन ग्रे पैरेट हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ स्पीसीज है इंडिया के अंदर जो कि काफी ज्यादा इंपोर्ट कराई जाती हैं हमारी कंट्री के अंदर, बट इन स्पीसीज को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं है एट प्रेजेंट, राइट। तो उसी को लेकर अभी कुछ नई गाइडलाइंस लाई गई हैं। अब देखो गाइडलाइंस क्यों लाई गई हैं, तो आपको पता होगा ये वाले स्पीसीज को आप देखो, गौर से देखो आप ये वाले स्पीसीज को, इस स्पीसीज की इलीगल ट्रेडिंग होती है, ट्रैफिकिंग स्पीसीज की इलीगल होती है। ये कौन है, पेंगोलिन है। मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था कि कोरोना वायरस जो है वो पेंगोलिन से भी मतलब रिलेटेड है, कि इसी पेंगोलिन के कारण भी ये फैला है, उससे भी एसोसिएटेड है ये कोरोना वायरस। अब देखो इस प्रकार के जो स्पीसीज होते हैं वो अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते रहेंगे, और इस प्रकार की अगर इनको हम लोगों ने रेगुलेट नहीं किया, यानी कि इनके ऊपर निगरानी नहीं रखी, इनको मॉनिटर नहीं किया प्रॉपर तरीके से, तब क्या होगा, इस प्रकार की और भी स्पीसीज आने वाले
समय में हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए हमें अभी से ऐसी डिजीज, ज़ूनोटिक डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं, जो इस प्रकार के जानवरों से फैलती है, तो उसको अगर हम लोग को कंट्रोल करना है तो ऐसी स्पीसीज जो कि एक कंट्री में की मूल स्पीसीज है और उससे अगर उनको दूसरी कंट्री में लाया है, क्योंकि देखो एनवायरमेंट किसी भी स्पीसीज का चेंज होता है तो उसके अंदर भी काफी सारे चेंजेस आते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट रिसर्चर ने बोला है कि यार इसको हम लोग को जो है वो रोकना है, इस प्रकार की स्पीसीज के लीगल ट्रेड को। इसके लीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार की स्पीसीज है इनको मारा जा रहा है, क्योंकि देखो हुआ क्या, वेट मार्केट जो है वुहान का, वहां से ही कोरोना वायरस फैला है। तो उसमें हम लोग जान चुके हैं कि, और इसके अलावा हमने ये भी बात करी थी कि जितने भी ऐसी जो महामारियां वगैरह जो होती हैं उसके पीछे जो कारण होते हैं वो ज्यादातर ज़ूनोटिक डिजीज के कारण हम लोग को देखने को मिला है, यानी कि जानवरों से फैलने वाली डिजीज ज्यादातर पाई गई है। और आने वाले समय में भी हम लोग ने यही वाली बात डिस्कस करी है कि इनको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ऐसी कोरोना वायरस जैसी महामारी फैल सकती है और उससे बहुत नुकसान जो है वो पूरी दुनिया को हो सकता है। राइट, तो इसीलिए इन सब स्पीसीज के ऊपर नियंत्रण रखना, रेगुलेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, तो दैट इज द रीजन कि अभी ये गाइडलाइंस जो है वो केंद्र सरकार ने रिलीज की गई। आपको पता लग गया अब गाइडलाइंस क्यों रिलीज करी है। अब थोड़ी और बात करें कि ये जो एक्सोटिक लाइव स्पीसीज जो है गाइस, ये हम लोग को CITES, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, तो इसके अपेंडिसेस 1, 2 और 3 के अंदर जितनी भी स्पीसीज है वो एक्सोटिक लाइव स्पीसीज की कैटेगरी में बताई गई है। बट हमारे इंडिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो शेड्यूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर जो भी स्पीसीज आती हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि जो भी स्पीसीज CITES के संरक्षण में होंगी तो उनको जो है वो एक्सोटिक लाइव स्पीसीज माना जाएगा और उन्हीं के ऊपर जो है वो ये गाइडलाइंस यहां पर बनाई गई है। बट हमारी कंट्री के अंदर जो स्पीसीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जिनको जो है वो संरक्षण दिया गया है, जिनको प्रोटेक्शन दी गई है, तो उन स्पीसीज को यहां पर ऐड नहीं किया गया है। और काफी सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स को एक लूप होल, एक जो है वो ड्रॉबैक मान रहे हैं कि इसमें भी मौजूद काफी सारी स्पीसीज है जिनका ट्रेड होता है, जिनमें अक्सर हम लोग को जैसे टर्टल्स वगैरह देखने को मिलते हैं जिनका इंडिया के अंदर ट्रेड होता है काफी ज्यादा। और भी नहीं सिर्फ टर्टल्स, काफी सारे ऐसे स्पीसीज है जैसे कि कुछ सांप वगैरह भी होते हैं जिनको जो है वो जिनका इलीगल ट्रेड हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसी स्पीसीज जो है जो कि CITES के अंदर नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है, तो उनको भी ऐड करना चाहिए। तो ये चीज भी यहां पर कही गई है जिसको आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि आगे चल के स्लाइड में लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। राइट, बट अभी के लिए समझ लो आप। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो जितना भी लाइव एक्सोटिक एनिमल्स का जो इंपोर्ट होता है वो हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ कस्टम एक्ट के अंदर ही शामिल है, उसके लिए अलग से कोई कानून नहीं बनाया गया है। तो ये जो कस्टम एक्ट वाला भी जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए गाइडलाइंस जो आई हैं उनको हम लोग देख लें। तो देखिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो अब क्या करेगी, जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास इस प्रकार की स्पीसीज है, तो उनको अब कहा जा रहा है कि उनको अगले 6 महीने के अंदर उन स्पीसीज के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को। तो इस प्रकार की जानकारी जो है, स्टॉक इंफॉर्मेशन जो है वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कलेक्ट करेगी। राइट, और साथ ही साथ कहा गया है कि इन स्पीसीज का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। जिन लोग के पास भी इस प्रकार की स्पीसीज है फॉरेन से, जिन्होंने इंपोर्ट कराई हुई है, तो रजिस्ट्रेशन कराओ एनिमल्स का। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उन एनिमल्स के जब बच्चे होते हैं, नई संतान उन एनिमल्स की होती है, नए प्रोजेनी उन बच्चों के एनिमल्स के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको भी आप लोग को रजिस्टर कराना है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है इस गाइडलाइंस के अंदर कि इंपोर्ट या फिर एक्सचेंज जब होते हैं तब भी रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसे कि आपको पता होगा इसकी कभी भी हम लोग, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, डॉग इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। आप जैसे किसी भी एक पपी वगैरह को खरीदने जाते हो एक पेट स्टोर से, ठीक है, अब आप जैसे ही खरीदते हो तो आप क्या बोलोगे कि यार ये पपी सही है कि नहीं है, या फिर इसकी जो ब्लड लाइन है वो किस टाइप की है, तो उसकी वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको देता है और वो रिकॉर्डेड रहती है पूरी ऑन पेपर, पूरी चीज आपको देते हैं। तो कहते हैं ना कि वो पपी के रजिस्ट्रेशन पेपर आप दो। राइट, तो ऐसे मांगते हैं हम लोग। तो वैसे ही कहा गया कि इस प्रकार के स्पीसीज के लिए अब देखो ये सब चीजें तो इतनी ज्यादा रेगुलेट नहीं की जाती। आप जानते हो कि जो रजिस्ट्रेशन के साथ जो पेट जो आता है वो काफी महंगा होता है, और जो बिना रजिस्ट्रेशन के मिलता है उसमें 2-4-5 हजार का अंतर हम लोग को देखने को मिल जाता है। राइट, बट इस प्रकार के जो फॉरेन वाले, क्योंकि देखो हमारे कंट्री के अंदर जो स्पीसीज है उनसे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं जो इस प्रकार के जो स्पीसीज है महंगे टाइप के, महंगे भी और साथ ही साथ ये दूसरी कंट्री के, राइट, तो क्योंकि इंपोर्टेड स्पीसीज काफी ज्यादा महंगे होते हैं। ये सब तोते होते जो मैंने ये आपको दिखाया, ये सांप वगैरह, और कितने महंगे होते हैं ये। राइट, इनकी कीमत जो होती है वो लाखों तक टच कर जाती है इवन। तो ये ऐसे स्पीसीज जो होते हैं जो इंपोर्ट कराए जाते हैं, तो उससे अब पेपर रखना बहुत जरूरी होगा। और जिन भी व्यक्ति ने अभी, जिनके पास भी ये स्पीसीज है, भले ही उनके पास पेपर ना हो, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा 6 महीनों के अंदर। बट एक बार जैसे कि अभी ये डॉक्यूमेंटेशन आ गया, गाइडलाइंस आ गई, इसके 6 महीने के बाद अगर किसी इंसान के पास ये ऐसे स्पीसीज पाए गए तो उसके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको अब पेपर दिखाने ही पड़ेंगे। राइट, तो अभी के लिए कहा गया, अभी की एक बार जो है वो ये बोला गया कि चलो आप लोगों ने बिना पेपर के कोई स्पीसीज
स्पीसीज को ले लिया है, कोई बात नहीं, एक बार आप आकर इसका रजिस्ट्रेशन करा लो, इस स्पीसीज के बारे में जानकारी दे दो, हमारे पास ये स्पीसीज है, हम आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन दे देंगे। उसके बाद अगर 6 महीने बाद अगर आप पकड़ाओगे तो आपका चालान होगा। तो ये वाली चीज यहां पर लिखी गई है, ठीक है, गाइडलाइंस के अंदर ये चीज बताई गई है। इसके अलावा और क्या चीज हम लोग को गाइडलाइंस में देखने को मिल रही है, तो कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार के लाइव एक्सोटिक एनिमल को इंपोर्ट करवाता है तब उसको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि वो ट्रेडर्स वगैरह जो होते हैं, जो ये पेट शॉप वाले होते हैं, तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT, तो इनके थ्रू इनको ये लाइसेंस मिलेगा। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। और इंपोर्टर जो होंगे गाइस, उनको फिर NOC जो है वो अटैच करना पड़ेगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट का। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई गई है। तो ये बेसिकली अब पूरा लीगल प्रोसीजर जो है वो उसको ध्यान में रखा जा रहा है कि कोई भी एनिमल का जब इंपोर्ट होता है तो उसमें लीगल प्रोसीजर अब इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की ज़ूनोटिक डिजीज अगर फैलेंगी तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत नुकसान वाली बात है। तो इसलिए कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है, राइट। अब बट इसका प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो तब तो बात है, वरना कानून वगैरह तो इस प्रकार की चीजें लाखों बनती है बट उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। अब हम लोग हालांकि आज की डेट में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन पर हम लोग ध्यान दे ही रहे हैं ऑलरेडी। अब जो सिग्निफिकेंस की बात करें, इसके महत्व की बात करें, ओवरऑल गाइडलाइंस की, तो काफी कुछ चीजें मैं आप लोग को समझा चुका ही हूं ऑलरेडी, कोरोना वायरस वाला क्लॉज। इसके अलावा इसमें बेटर मैनेजमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा कि इनके पास इस प्रकार की जो स्पीसीज है, और साथ ही साथ एक बार जब ये सबमिट करेंगे उस स्पीसीज की डिटेल, तो सामने जो मिनिस्ट्री है तो वो जो है वो एडवाइस करेगी, कुछ गाइडलाइंस दे देगी, पर्चा पकड़ा देगी कि आपको इस स्पीसीज का ख्याल किस प्रकार से रखना है, इसकी देखभाल किस प्रकार से रखनी है। तो उसकी भी यहां पर बात की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हम लोग ज़ूनोटिक डिजीज जो है उसको कंट्रोल और मैनेज करने में ये इस प्रकार की गाइडलाइंस हेल्प करेंगी। बट वही इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सोल्यूशन नहीं है। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। और साथ ही साथ यहां पर कहा गया कि डिजीज जो फैल रही है उसको लेकर कुछ स्पेशल चीजें यहां पर मौजूद नहीं की गई हैं। साथ ही साथ इसके अंदर सिर्फ वही मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमारे जो इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, तो उसके अंदर जो स्पीसीज आते हैं तो उसकी बात नहीं की गई, सिर्फ CITES के अंदर जितने स्पीसीज कवर्ड है उसकी बात की गई है, राइट। तो ये भी एक बड़ा क्लॉज हम लोग को इसमें देखने को मिल रहा है, यानी कि लूप होल टाइप का हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई सारे हमारे जो ऐसे भी हमारी कंट्री के जो स्पीसीज है जिनका इलीगल ट्रेड वगैरह जो होता है उसको उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसको अगर किया जा रहा है इस प्रकार की गाइडलाइन तो वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो, ना कि सिर्फ कुछ चंद स्पीसीज के लिए, राइट। तो ये चीज भी यहां पर एक्सपर्ट्स ने मेंशन करी है लूप होल के तौर पर। और इसमें यह भी कहा गया कि स्पीसीज के वेलफेयर स्टैंडर्ड के बारे में कोई चीज नहीं की गई है, यानी कि उस स्पीसीज को आपको अच्छे से देखभाल करनी है तो उसके बारे में कोई ऐसे कोई पुख्ता नियम जो है वो नहीं बनाया गया। इसमें सिर्फ जनरली बोल दिया कि सामने वाले व्यक्ति को एक पर्चा दे दिया जाएगा जिसमें वो देखकर उस स्पीसीज का देखभाल कैसे करना है उसको बस देखे, बाकी वो स्पीसीज सही है कि नहीं है, उसको सामने वाला कैसा रख रहा है नहीं रख रहा है, उसकी यहां पर कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी चीज जो है, बड़ा लूप होल जो है वो यहां पर सामने आए, जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी गाइस इससे रिलेटेड, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी ये जो नई गाइडलाइंस है पूरी हमने जो देखी अभी इसके बारे में। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए नेचर इंडेक्स 2020 की हम लोग बात करेंगे। इसको नेचर रिसर्च के द्वारा जो है वो रिलीज किया गया है, नेचर इंडेक्स 2020। इंडिया की रैंक इसमें 12 आई है। टॉप जो कंट्रीज है इस इंडेक्स के अंदर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, जर्मनी, यूके और जापान हम लोग को देखने को मिल रही है। ये इंडेक्स जो है वो गाइज वो है क्या, तो नेचर रिसर्च क्या करती है गाइज, ये कंपनी है नेचर रिसर्च जो कि देखती है कि 82 हाई क्वालिटी साइंस जर्नल जो है, यानी कि जो मान के चलो 82 हाई क्वालिटी की जो मैगजीन्स है जो रिलीज होती हैं, तो उनके अंदर जिस भी इंस्टीट्यूट ने काफी अच्छी रिसर्च करी है तो उसको ये एनालाइज करती है कि इस 82 जो हाई क्वालिटी साइंस जर्नल के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है, कौन से इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो है, इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है, तो उनकी कौन सी रिसर्च यहां पर आई हुई है, पब्लिकेशन उनका कितना ज्यादा है इन 82 हाई क्वालिटी साइंस जर्नल्स के अंदर। तो उनके रिसर्च को काउंट करके और भी 3-4 एनालिसिस करके ये एक डेटाबेस तैयार करती है, कंपाइलेशन बनाती है, फिर बताती है कि कौन सी जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है उनका क्या रोल है रिसर्च के मामले में, ठीक है। तो उस पर ये रैंकिंग की प्रोवाइड कराती है। और इंडिया के अंदर जो टॉप इंस्टीट्यूट बताया जा रहा है वो CSIR हम लोग को देखने को मिल रहा है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके 39 इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री के अंदर। इसकी रैंक जो है वो 160 बताई जा रही है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की रैंक जो है वो 184 हम लोग को देखने को मिल रही है। आपको पता होगा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसकी बात करी थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग की बात करी थी इंडिया के अंदर, तो उसमें भी देखो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का जिक्र था, यहां पर भी हम लोग को टॉप इंडियन
इंडियन इंस्टीट्यूशन में बेंगलुरु का जिक्र जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जो आते हैं, तो उसमें भी हम लोग को टॉप 30 इंडियन इंस्टीट्यूशन में से 3 हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये वाली बात भी यहां पर बताई गई है। अगर सीएसआईआर को अगर हम लोग अलग कर दें, क्योंकि सीएसआईआर में ऑलरेडी 39 इंस्टीट्यूट हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इसको अगर हम लोग हटा दें तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि तीसरे इंस्टीट्यूशन में यानी कि टॉप नंबर पर, तीसरे नंबर पर IACS कोलकाता भी हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि केमिस्ट्री रिसर्च की क्वालिटी के मामले में जो है वो काफी टॉप पे है बताया जा रहा है। ठीक है, अगर सीएसआईआर को अगर हम लोग हटा दें, क्योंकि सीएसआईआर में 39 इंस्टीट्यूट्स हैं, तो 39 इंस्टीट्यूट का तो एक साथ सीएसआईआर ने ही होल्ड ले लिया है, राइट, क्योंकि सीएसआईआर जो है वो हम लोग को टॉप पे देखने को मिल रहा है। बट इसको अगर हटा दें तो IACS कोलकाता हम लोग को देखने को मिल जाता है तीसरे नंबर पे। इसके अलावा NCASR बैंगलोर हम लोग को देखने को मिलता है, इसकी रैंक चौथी हम लोग को देखने को मिल रही है। किस फील्ड में? लाइफ साइंस की फील्ड में। केमिस्ट्री के मामले में इसकी रैंक 10वीं है, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री और फिजिकल साइंस के मामले में, और 10वीं हम लोग को इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के मामले में, और 469 हम लोग को पूरी ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग के मामले में NCASR बैंगलोर की रैंकिंग नजर आ रही है। ठीक है, और ये जो पूरा इंडेक्स है गाइस, ये किस चीज के ऊपर बताता है कि हमारी कंट्री के अंदर किस प्रकार से क्वालिटी रिसर्च हो रही है नेचुरल और फिजिकल साइंस के अंदर, तो उसकी एक एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करा के बता देता है, और ये दिखा देता है कि हमारी कंट्री के काफी सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो ग्लोबल लेवल पर उनकी रिसर्च जो है वो काफी काम कर रही है, और ग्लोबल लेवल पर जो 82 जो मैगजीन्स है यानी कि जनरल जो साइंस की हम लोग को देखने को मिलती है, उसमें कई बार जिक्र जो है वो इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस का आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज थी पूरी ओवरऑल इसके बारे में। अब बात करेंगे हम लोग राइट्स इशू के बारे में। आज की डेट में राइट्स इशू काफी ज्यादा चल रहा है। कुछ समय पहले हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL ने अपने राइट्स इशू जो है वो जारी किए थे। अब ये जो राइट्स इशू है गाइस, इसके तहत रिलायंस ने 53,124 करोड़ रुपए की फंडिंग रेज कर ली थी, और इसमें इवन हम लोग को ओवर सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला था 1.59 टाइम्स। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? एक थिएटर, मान लो एक थिएटर है, इसकी 100 टिकट आपको बेचनी है, बट खरीदने वाले जो आ गए वो आपके कितने आ गए? 200 आ गए। तो ये क्या हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया भाई। इसमें तो 100 लोग बैठ सकते हैं, बट और ज्यादा गए, तो एक्स्ट्रा इसमें हम लोग को डिमांड जो है वो एकदम से देखने को मिल गई। इस चीज को देखकर अभी क्या हो गया, काफी सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, जैसे कि महिंद्रा फाइनेंस, टाटा पावर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और भी काफी सारी कंपनीज ये प्लान कर रही हैं कि ये भी राइट्स इशू जो है वो जारी करेंगी, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है, धंधा पानी सब ठप है, लोगों की हालत खराब हो चुकी है, बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह की। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम लोग जो राइट्स इशू जो है वो जारी करके कैपिटल अपनी रेस कर देंगे। अब देखो एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो रही है कि राइट्स इशू किस लिए होता है? एक कंपनी की कैपिटल को रेस करने के लिए होता है। हमने कई बार डिस्कस किया, एक कंपनी जो है गाइस, उसको अगर मार्केट से पैसा उठाना या फिर उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप जानते हो कि बिजनेस को अगर चलाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, राइट, बिना पैसे के बिजनेस चलता नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगता है, काफी कुछ चीजें होती है, आप जानते हो इसके बारे में, कॉमन चीज है। तो देखो अब एक कंपनी को पैसा चाहिए, तो वो पैसे के लिए बैंक के पास जा सकती है, बट भाई बैंक को भी तो उसको वापस इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। फिर उसके अलावा इसके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? शेयर डिबेंचर्स इशू करने के, बॉन्ड्स वगैरह जारी करने के, जिसके बारे में हम लोग ने कई बार बात करी थी। तो वो सब मैकेनिज्म है जिसके कारण मार्केट से पैसा उठाया जाता है। वैसे ही एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है राइट्स इशू। राइट्स इशू भी एक मैकेनिज्म हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके चलते जो है वो पैसा मार्केट से उठाया जाता है, राइट, लिया जाता है, मतलब बिना बैंक से लोन लिए। तो ये राइट्स इशू के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। अब सिंपल सा डिफरेंशिएशन आपको राइट्स इशू के बारे में पता ये होना चाहिए कि सिंपल सी चीज कि राइट्स इशू जो है गाइस वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। देखो जैसे कि एक कंपनी है, एक कंपनी जो शेयर जारी कर सकती है वो किसके लिए? सभी के लिए शेयर जारी कर सकती है, आम जनता के लिए। जैसे कि मान लो कि मैं हूं, मैं आम जनता हूं, मेरे पास जो है वो मैं ऑलरेडी रिलायंस के शेयर नहीं है, बट आप हो, आपके पास ऑलरेडी रिलायंस के शेयर रखे हुए हैं, यानी कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो रिलायंस के। अब जब राइट्स इशू जब जारी किए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ही किए जाते हैं, आम जनता के लिए नहीं किए जाते। तो ये चीज आप क्लियरिटी रखो, यानी कि सभी लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए ये राइट्स इशू जो है वो जारी नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए होते हैं। ये एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो क्या करते हैं? वो इस शेयर को परचेज करते हैं और उसके तहत जो है वो अपने होल्डिंग जो है वो कंपनी के अंदर बढ़ा लेते हैं एग्जिस्टिंग शेयर को परचेज करके। तो ये वाली चीज हम लोग को जो देखने को मिलती है वो राइट्स इशू की देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर है यार पूरी बात है। और ये एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है कैपिटल वगैरह को रेज करने का। इसमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सिर्फ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एक जगह बैठते हैं और फिर वो अप्रूव कर देते हैं, बोलते हैं कि हाँ हमें राइट्स इशू जो है वो रिलीज करना है, और फिर ये राइट इशू जो है वो रिलीज होता है और उसके बाद हम लोग को
देखने को मिलता है कि ये जो है वो वेरियस चीजों के काम में आता है कंपनी के। जैसे कि मान के चलो एक कंपनी को अगर अपने डेट को, अपने लोन वगैरह जो है उसको पूरे खत्म करना है तो उसके लिए भी ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी को कोई नए एसेट्स को ऑक्यूपाई करना है, खरीदना है कुछ नए एसेट्स, कुछ नई चीजें खरीदनी, नई कंपनी खरीदनी दूसरी, या कुछ नए नए बिजनेस में जो है वो पैसा लगाना है, यानी कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए भी जो है वो राइट्स इशू काम में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात, सिंपल सा कंसेप्ट। और रिलायंस हमने अभी बोला है कि ये मार्च 2021 तक जो है वो अपने डेट वगैरह जितने भी लोन्स वगैरह उसके हैं सब फ्री हो जाएगी वो। और इस राइट्स इशू के चलते भी ये बताया जा रहा है कि ये भी उसको मार्च 2021 तक अपने डेट को फ्री करने में हेल्प करेंगे। यानी कि रिलायंस कोई नया बिजनेस वगैरह कुछ शुरू नहीं कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर रही है, जो उसके जितने भी डेट वगैरह है तो उसको खत्म करने के लिए ये काम कर रही है, जितने भी लोन्स वगैरह उसके हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा आप इसके एडवांटेजेस जो है वो देख लो। पहले एडवांटेज मैंने अभी आपको बताई दिए कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं बात करते करते, कि काफी सारे इसके काम होते हैं। जैसे कि वही मैंने भी आपको समझाया पूरा कि कंपनी को एक्सपेंड करना है या फिर लोन वगैरह खत्म करना है, तो ये एडवांटेजेस होते हैं इस राइट इशू के। बट इसमें डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि एक कंपनी के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, एक कंपनी के शेयर जो होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो इसको समझने के लिए यहां पर देखो, आप इजी तरीके से समझेंगे हम लोग। जैसे कि एक कंपनी है गाइस, तो उस कंपनी के अंदर जैसे मान के चलो कि 4 शेयर है। ठीक है, अब एक कंपनी के अंदर टोटल जितने शेयर होते हैं वो उसकी 100% शेयर होते हैं, क्योंकि इससे अब इतने ही तो शेयर होंगे उस कंपनी के अंदर। एक कंपनी ने जैसे कि 4 शेयर रिलीज किए, वो 4 शेयर की वैल्यू 25% होती है और टोटल 100% हो गए। अब आगे चल के उस कंपनी ने क्या किया, अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए एक और जो है वो मौका दिया कि वो और शेयर जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, कंपनी के जो टोटल शेयर होंगे वो तो 100 ही होंगे, भले वो कितने भी शेयर ऐड कर ले, कंपनी के तो 100 ही माने जाएंगे। बट क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनकी होल्डिंग जो होती है इस प्रकार की, जिसको हम लोग शेयर होल्डर होल्डिंग या होल्डिंग वैल्यू बोलते हैं, तो वो घट जाती है। आप देख सकते हो कि पहले एक कंपनी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता था कि जो 4 लोग हैं उनकी जो वैल्यू जो थी वो 25% की थी। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्स्ट्रा देखो इसमें जो है वो एक एक्स्ट्रा व्यक्ति ऐड नहीं होगा, ये इन्हीं में बटेगा। बट आपने क्या देखा कि एक एक्स्ट्रा होल्डिंग जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ गई। ठीक है, अब आप कोई भी चीज को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एग्जिस्टिंग परसेंटेज है उसमें कमी आती है। अब यहां पर एक और चीज देखो, आप एग्जिस्टिंग परसेंटेज में कमी आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिन लोगों ने ऑलरेडी शेयर होल्डर से, जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले रिलायंस के शेयर परचेज किए हुए थे, तो उनको यहां पर ये नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि उनका जो दबदबा है इस कंपनी के अंदर, उनके जो वैल्यू जो थी कंपनी के अंदर वो तो डिक्रीज हुई, डिमिनिश हुई, राइट। अगर उनने यानी कि अपनी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए अगर उनने सही अपने कैलकुलेशन के हिसाब से शेयर्स परचेज नहीं किए तो, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है एक व्यक्ति है यार, उसके पास पैसा नहीं है एक्स्ट्रा शेयर परचेज करने का, जो सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए दे रही है कंपनी, तो उसमें क्या होगा, वो बंदा तो पीछे हो जाएगा और बाकी लोग जो है वो आगे बढ़ जाएंगे उससे। होल्डिंग के मामले में, कंपनी में होल्ड होता है ना जैसे लोगों का, तो वो उसके मामले में वो पीछे हट जाएंगे। तो ये भी बड़ा एक मैटर करता है। तो इसके कारण भी ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रेशर में आती है। तो ये भी एक इशू हम लोग को इसके डिसएडवांटेजेस के तौर पर देखने को मिलता है। अब देखो, आपको इतना ज्यादा इसमें घुसना नहीं है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट का एग्जाम तो लिखने नहीं वाले हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। बेसिक बस इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, सिंपल। इससे ज्यादा और कुछ आप लोग को जानने की आवश्यकता नहीं है। बस ये कंसेप्ट क्लियर करो, ये सफिशिएंट है आप लोग के लिए, राइट, जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। और आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर को सबसे पहले तो लाइक कर दो, और दूसरी बात, आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे आप मेरे इस लेक्चर को शेयर कर सकते हो, राइट। अभी देखिए, जाइएगा नहीं, कुछ जनरल स्टडीज के मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं एज अ होमवर्क, फिर उसके थोड़ी देर के बाद आपको अभी तुरंत जो है वो इसी वीडियो में आगे 1-2 मिनट का क्विज आपको मिलेगा, जो कि हमारी टीम के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, राइट। और पहला जो आपका क्वेश्चन है वो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का है। काफी बार मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा चुका है आप लोग को, और कई बार न्यूज में भी आया हुआ है, और अभी भी रिसेंटली एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू न्यूज में आया हुआ था। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, मेरे इस टॉपिक को जाकर पढ़ लो, तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आएंगे। और जो बच्चे जो है वो ऑलरेडी जो इस टॉपिक को देख चुके हैं, वो दोबारा से इस टॉपिक को जाकर रिवाइज कर लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की डेट में ये बनता जा रहा है। और इवन मैंने आप लोग को जो रात में 8 बजे जो मैं आपको टेस्ट लेता हूं, तो उसमें भी मैंने इसकी एक क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड आपसे पूछा भी था इकोनॉमिक्स के अंदर। तो देखो गाइस, ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, वहां पर अक्टूबर 19 के 4th वीक के अंदर 2 घंटे 27 मिनट 17 सेकंड पे आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अक्टूबर 2019 4th वीक लिखिएगा, उसके आगे ओनली करंट अफेयर लिख दीजिएगा, तो आपको सबसे ऊपर जो वीडियो मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, उसमें आप इस टाइमिंग पे चले जाइएगा, तो आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था
ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड आईसीसी क्या होता है उसके बारे में आप देखिए, सीआईटीईएस के बारे में आप थोड़ा सा पढ़िए। तो आज आपके लिए 3 होमवर्क्स हैं, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको हैंड रिटन नोट्स अपने पास बना के रखने हैं, और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। और ये नोटिस है इंग्लिश हिंदी दोनों में, इस होमवर्क को करने से पहले वो नोटिस देख लेना। और ये हमारा 100 डेज का क्रैश कोर्स है, इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो इन नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अभी आपने ये पूरा लेक्चर देखा है, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। और करंट अफेयर्स का पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब क्विज दीजिएगा, और क्विज देने के बाद आपके 10 में से कितने आंसर आपने सही किए हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। यस आई नो कि माइक अभी आया नहीं है, आप लोग भी समझ गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि सर आपने जो है वो भूल गए। आप, मैं कुछ भूला नहीं हूं, माइक ऑर्डर कर दिया है। मैं गया था संडे के दिन ये माइक खरीदने, बट प्रॉब्लम ये आई कि वहां पर माइक जो है वो था नहीं, उनके पास अवेलेबल नहीं था, स्टॉक नहीं था, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे अब ऑनलाइन ही मंगाना पड़ रहा है। अब देखो कितने समय पे आ जाता है वो, जैसे ही आ जाएगा तो आपको वॉइस क्वालिटी अच्छी मिली जाएगी। बट अभी आप क्या किया करो, थोड़ी वॉल्यूम कम कर लिया करो, तो उससे क्या रहेगा कि आपको क्लियर एटलीस्ट जो है वो चीज आ जाएंगी। बट कुछ दिन और है बस, माइक मैंने ऑर्डर कर दिया अमेजोन से, जल्दी आ जाएगा वो माइक, ठीक है। और बाकी कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आपने कहा था कि एक ही स्लाइड पे पूरे वीडियोस आप प्रोवाइड कराओगे, बट आपने पुरानी तरह कर दिया। मैंने कोशिश तो पुरानी तरह नहीं करी है पूरी तरह से, मैंने कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा 2 स्लाइड में आपके पूरे टॉपिक्स कवर कर दूं, क्योंकि क्या हो रहा था हिंदी मीडियम के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी ये पूरी चीज रिकॉर्ड वगैरह करने में। तो इसलिए मैंने कोशिश ये करी है कि इसमें मैं आपको जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा जो सिर्फ आपके एग्जामिनेशन के काम की होगी, वो 1 या 2 स्लाइड में मैं मैक्सिमम कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। बट कुछ कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं, जैसे कि अभी हमने राइट इशू के बारे में बात करी, तो इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और एक्सप्लेनेशन था थोड़ा, तो ज्यादा हो सकता है। और दूसरी चीज ये भी है कि यहां पर भले ही आप जानते हो मेरी बात कि मैं अगर आपको कह रहा हूं कि मैं 2 स्लाइड में कंप्लीट कराऊंगा, बट अगर डेटा मुझे ज्यादा मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि मैं डेटा स्किप कर दूंगा, राइट। मैं आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हूं, तो इसके बारे में आप जानते हो ही ऑलरेडी। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा। और ये क्विज दीजिए आप।